नमस्कार, मैं बीना सिंह और आप देख रहे हैं RAD न्यूज। RAD न्यूज की खास पेशकश देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। देश भर की खबरों से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। चिराग ने चाचा पशुपति समेत 5 सांसदों को एलजेपी से निकाला। एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग का ऐलान। कोरोना महामारी की वजह से भारत के मुसलमान इस बार नहीं कर पाएंगे हज। सऊदी अरब ने इस बार विदेशियों के लिए हज यात्रा पर लगाई रोक। आज गलवान घाटी संघर्ष की पहली बरसी। सेना ने कहा, सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान देश की यादों में अनंत काल तक बना रहेगा। दिल्ली दंगा में UAPA के तहत गिरफ्तार 3 लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत, आ सकेंगे जेल से बाहर। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया हमले का आरोप, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। और कोरोना संक्रमण के मामले 75 दिन बाद सबसे कम, संक्रमण के 7,471 नए मामलों का पता चला। अब तक 2,726 लोगों की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। लोक जनशक्ति पार्टी में 2 दिन के अंदर आए भूचाल ने बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। पिता रामविलास पासवान के बाद बेटे चिराग पासवान को विरासत के तौर पर मिली पार्टी अब उन्हीं से अलग हो गई। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो ये बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम की महज शुरुआत भर है। दरअसल एलजेपी में टूट को जदयू का मिशन एलजेपी मास्टर प्लान बताया जा रहा है। अब जदयू ने इस ऑपरेशन की सफलता के बाद कांग्रेस को तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए नीतीश की पार्टी ने शुरू किया है ऑपरेशन कांग्रेस। चिराग ने पशुपति पारस समेत सभी 5 सांसदों को पार्टी से निकाला। एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग का ऐलान। उधर चिराग के खिलाफ चाचा पशुपति पारस ने अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। संसदीय दल के नेता के बाद अब चिराग पासवान को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटाया गया। सूरजभान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अगले 2-3 दिनों में पटना में मीटिंग कर पशुपति पारस को एलजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी में फूट को लेकर निराशा जाहिर करते हुए एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वो पापा की बनाई पार्टी और परिवार को शांत रखने में सफल नहीं हो पाए। चिराग पासवान ने लिखा, पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को शांत रखने के लिए मैंने कई प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा करता हूँ। गलवान संघर्ष की पहली बरसी पर भारतीय सेना ने कहा है कि सबसे दुर्गम ऊंचाई वाले इलाके में लड़ते हुए जान देने वाले सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान देश की यादों में अनंत काल तक बना रहेगा। गलवान संघर्ष का 1 साल पूरा होने के मौके पर सेना ने उन सैनिकों को याद किया जो संघर्ष में शहीद हो गए थे। भारतीय सेना ने ट्विटर पर लिखा है कि सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और भारतीय सेना के सभी रैंक के उन बहादुरों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने लद्दाख की गलवान घाटी में देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेह स्थित 14वीं कोर में भी गलवान में मारे गए सैनिकों को याद किया गया। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी शहीद हुए सैनिकों को याद किया है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संघर्ष में शहीद सैनिकों के परिजनों को अब भी जवाब का इंतजार है। हम आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ संघर्ष में भारतीय मोर्चे की अगुवाई 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू कर रहे थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4 अन्य सैनिकों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने बीते महीने कहा था कि भारत ने विश्वास बहाली विकल्प खुले रखे हैं, लेकिन भारतीय सेना किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कोरोना महामारी की वजह से भारत के मुसलमान इस बार हज नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरब ने इस बार विदेशियों के लिए हज यात्रा रद्द कर दी है। सऊदी अरब ने यह फैसला बीते हफ्ते लिया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि इस साल हज के लिए जो आवेदन मिले थे उन्हें रद्द करने का फैसला किया गया है। इस बार सिर्फ सऊदी अरब के लोगों को ही हज की इजाजत मिली है। हज करने वाले लोगों की संख्या भी तय कर दी गई है। सिर्फ 1,442 लोग को इजाजत मिली है।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की उस याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगने संबंधी केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि प्रतापगढ़ जिले में एक निजी चैनल के पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार का एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने संबंधी दावा भ्रामक है, क्योंकि इस योजना का पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं होने के कारण दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न नहीं ले पा रहे हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आज का न्यूज स्केन में आज हम स्केन करेंगे कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं खाद्य तेल के दाम और क्या इन दामों के बढ़ने से हो रहा है किसानों को फायदा। खाद्य तेलों के दाम पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल के दामों से भी आगे निकल गए हैं। पिछले 1 साल में खाने वाले तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों की तरह ही इस पर चर्चा नहीं हो रही। जबकि पिछले साल कच्ची घानी सरसों तेल 110 से 115 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध था। आज वही कच्ची घानी सरसों तेल का दाम खुदरा बाजारों में 160 से 170 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल कच्ची घानी सरसों तेल की कीमत में 30 से 38% की बढ़ोतरी हुई है। मंडी से लेकर रिटेल की दुकानों तक सरसों के तेल में तेजी है। शुद्ध तेल के भाव में 60 से 70 रुपए की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 1 महीने पहले तक कोल्हू पर सरसों का तेल 180 रुपए प्रति लीटर था, लेकिन अब इसका भाव 240 से 250 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। लिहाजा लोगों का तड़का लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इससे उनके घर का जायका बिगड़ गया है। महंगाई तो अब आप लोग हम लोग से पूछ रहे हैं। महंगाई तो हाई लेवल पर है कि जो तेल हम लोग लाते थे 110 115 का आज 180 रुपये ला रहे हैं। तेल 200 रुपये केजी हो गया, तो हम लोग खाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से तेल खाएंगे भैया? कमाता खाता आदमी है तो कहाँ से तेल खाएंगे? परेशानी मोदी सरकार परेशानी पूरा बढ़ा दिया है। लो है पेट्रोल से तो महंगा है ये है, अब क्या कहा जाए। एक से महंगा होगा तो गरीब आदमी बचेगा कि मरेगा? क्या लगता है क्या कारण है महंगा होने के? सरकार के तरफ से और से महंगाई बढ़ रहा है। अब क्या केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2020-21 में रिकॉर्ड 9.99 मिलियन टन सरसों के उत्पादन का अनुमान है। ये अब तक का सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है। पिछले साल यानी 2019-20 में 9.12 मिलियन टन उत्पादन था। सरकार के मुताबिक 2015-16 से 2019-20 तक का सरसों का सालाना उत्पादन औसतन 8.30 मिलियन टन ही रहा है। फिर रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है? कारोबारियों के मुताबिक तेल का भाव 3 वजह से भाग रहा है। भारतीय खाद्य संरक्षक एवं मानक प्राधिकरण ने सरसों तेल में कोई भी दूसरा तेल मिलाने पर रोक लगा दी है। सरसों पहले से ही मंडियों से महंगी मिल रही है। ऐसे में शुद्ध सरसों का तेल कम कीमत पर कैसे बेचा जा सकता है? सरकार के इस फैसले से तेल उत्पादकों को भारी फायदा हुआ है। भारत में सरसों तेल का सबसे बड़ा उत्पादक अडानी समूह है, जिसके तेल फॉर्च्यून नाम से बिकते हैं। भारत में सरसों के तेल का बाजार करीब 40,000 करोड़ रुपए का है, जबकि करीब 75,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात किया जाता है। वहीं अब खाद्य तेलों का भाव इंटरनेशनल मार्केट में तय हो रहा है। इस वजह से भी दाम में तेजी आई है, लेकिन ये तमाम दावे लोगों को हजम नहीं हो रहे और सरसों तेल मिल मालिक के साथ खुदरा व्यापारी भी बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। तेल महंगा होगा ना, सरसों भी महंगा आता है, भाड़ा ज़्यादा लेता है, इसी के कारण फिर बिजली बिल लगता है, स्टाफ खर्च लगता है, इसीलिए महंगा हो रहा है तेल। बिक्री पे क्या असर पड़ा है पहले से? बहुत कम से कम कहिए 75% कम गया है बिक्री। जो तो 5 किलो ले जाते थे वो 2 किलो 1 केजी ले जाते हैं।
गरीब लोग तो 500 ग्राम 250 ग्राम ले जाते हैं। क्या मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, लग रहा है अच्छे दिन अब आएंगे? अच्छा दिन क्या, बुरा दिन हो गया है। इतना महंगाई हो गया है कि आदमी का घर चलाना मुश्किल है। हम ही लोग को पता चल रहा है कि कहाँ से स्टाफ को देंगे, कहाँ से रेंट भरेंगे, बिजली बिल कहाँ से भरेंगे, कमाई है नहीं। आप ही दुकान चलाती हैं? हाँ, आधा टाइम हम ही लोग रहते हैं, नहीं तो हस्बैंड रहते हैं। और ये सब तेल जो है ये सब आप बना के अपना बेचती हैं? जी, अपना पेराता है, अपना सब सील करके बेचते हैं। तेल बढ़ने का क्या लगता है आपको, क्या कारण नहीं है कि जब सरसों का ही वहाँ से रेट महंगा आ रहा है तो हम लोग है ना तेल का ही रेट चढ़ाएंगे। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो वो कुछ नहीं लाएंगे, अब उनका कहानी अब ख़त्म है, समझे ना। हम तो नहीं मानते हैं मोदी जी का कुछ। अभी देखिए पेट्रोल का दाम कितना हो गया, सब चीज़ का दाम जो है से कि हद से पार हो रहा है। अच्छे दिन नहीं है तो बुरे दिन लाने का सोच रहे हैं। देखिए महंगाई तो ऐसा हो गया कि मतलब कि हर चीज़, सरसों तेल का तो छोड़ दीजिए, हर चीज़ महंगा हो गया है, ठीक है। तो इसमें आम जनता लोग बहुत मर रहा है। हम लोग जैसे छोटे दुकानदार लोग को मतलब पहले हम लोग 10 बोरा चीनी रखते थे, अभी हम लोग को 1 बोरा चीनी मतलब कि उसी को दुगना रेट में खरीदना पड़ता है। ये स्थिति हो गया है कि और महंगाई बढ़ा है, आमदनी हम लोग का वही है जो हम लोग इससे बढ़ा कर ले नहीं सकते हैं। कस्टमर हम बढ़ाएंगे दूसरा भी चला जाएगा, जो हमसे ज़्यादा पैसा बड़ा पार्टी है उस सब के यहाँ चला जाएगा। इससे है कि हम लोग का बिक्री पर बहुत असर है, बहुत असर, क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं। मतलब एक तो पूंजी भी हम लोग का डबल हो गया, मतलब और फ़ायदा वही है, तो हालत ख़राब हो गया। अब हर आदमी मतलब कि लेने के लिए उतना सक्षम नहीं हो पाता है। सरसों तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से आम जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इसकी कई वजह गिनाकर सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हैं। आइए देखते हैं सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग और कारोबारी क्या दलील दे रहे हैं। चीन ने बिगाड़ा खाद्य तेलों के बाजार का गणित। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश नागपाल के अनुसार 70% खाद्य तेल इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील और यूएस जैसे देशों से आते हैं। इसलिए भारत में भी तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतों पर निर्भर करता है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान से ही चीन सामान्य से कई गुना ज्यादा तेल का आयात इस देश से कर रहा है। इन देशों में तेल न मिलने पर चीन किसी भी कीमत पर तेल लेने को तैयार है। इसका असर ये हुआ है कि जिन देशों से भारत खाद्य तेलों का आयात करता है वहां पामोलिन और सोयाबीन ऑयल का स्टॉक कम हो गया है। तेल की डिमांड पहले से अधिक है और स्टॉक कम है, जिससे उन देशों ने पिछले कुछ दिनों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसका सीधा प्रभाव यहाँ भी तेल की कीमतों पर पड़ रहा है और खुदरा बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। बायोडीजल के प्रमोशन का भी पड़ा असर। नागपाल का ये भी कहना है कि अमेरिका जैसे देशों में ईंधन के रूप में अब बायोडीजल का इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे डीजल के निर्माण में सोयाबीन और मक्के का इस्तेमाल होता है। इस वजह से भी तेल निकलने के लिए सोयाबीन उतना नहीं मिल पा रहा है। सोयाबीन ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी का यह भी एक कारण है। उनका कहना है कि 1-2 दिन पहले तिलहन व्यापारियों की भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने को लेकर बातचीत हुई, लेकिन ज्यादातर व्यापारी इस पर सहमत नहीं थे। सरसों तेल की कीमत बढ़ने से किसको फायदा? व्यापारियों का कहना है कि तेल के दाम बढ़ने से सरसों के दाम भी बढ़ गए, जिसका सीधा फायदा कहीं न कहीं किसानों को पहुंच रहा है। अभी बाजार में 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक का दाम है। अगर मंडी का कमीशन भी कम कर लिया जाए तो किसानों को 6,600 से लेकर 6,800 रुपए प्रति क्विंटल के दाम से मिल रहे हैं, जबकि सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,400 रुपए प्रति क्विंटल है। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, अगर ये जारी रही तो सरसों की कीमत 8,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच सकते हैं, यानी कि जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। लेकिन जानकारों की माने तो सरसों के भाव बढ़ने से किसानों को फायदा नहीं, बल्कि पहली बार उनकी फसल को अच्छे दाम मिले हैं। लेकिन असल फायदा तेल उत्पादकों और उद्योगपतियों को ही मिल रहा है।
6 में से 5 लोजपा सांसदों के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र के बाद पशुपति कुमार पारस को सोमवार को पार्टी का संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। अब तक पार्टी के संसदीय दल के नेता रामविलास पासवान के बेटे और पारस के भतीजे चिराग पासवान थे। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करके सदन के नेताओं की एक नई सूची जारी की, जिसमें पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का नेता बताया गया। पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को ही चिराग अपने चाचा से मिलने दिल्ली के उनके आवास पहुंच गए थे। देश में लगातार रोजाना कोरोना संक्रमण के मामलों की दर का गिरना जारी है। मंगलवार को देश में कोरोना संक्रमण के 60,471 नए मामलों का पता चला, जबकि 2,726 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो गई। 31 मार्च के बाद ये सबसे कम कोरोना संक्रमण के मामले हैं। अब तक देश में कुल संक्रमण के मामले 2,95,00,000 से अधिक हो चुके हैं, जबकि इसके कारण 3,77,000 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते एक सप्ताह से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद कई राज्यों ने अपने यहां लागू सख्त पाबंदियों में राहत देने की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज राज्य में लागू पाबंदियों में राहत देने की घोषणा की। इसके साथ ही अब बिहार राज्य में 16 जून से लेकर 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानें भी शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि सावधानी बरतते हुए अभी भी रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। देर शाम 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इटली के 2 नौसैनिकों द्वारा मारे गए 2 मछुआरों की हत्या के सभी मामलों को बंद करने का आदेश दिया। साल 2012 में केरल के नजदीक दक्षिणी तट पर मिलिमिलियानो लातोरे और सल्वातोरे जीरोने ने 2 मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनका कहना था कि उन्होंने उन्हें समुद्री लुटेरा समझ लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 10 करोड़ रुपए का मुआवजा पहले ही इटली सरकार द्वारा दिया जा चुका है। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए पिंजरा तोड़ संगठन की कार्यकर्ताओं दिव्यांगना कलिता और नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। इन लोगों को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांप्रदायिक दंगा मामले में गिरफ्तार किया गया था। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके सरकारी आवास पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके घर पर इस दौरान कालिक भी पोत दी गई। यह दावा मंगलवार को सिंह ने ट्वीट कर दिया। वीडियो संदेश जारी कर लिखा, मेरे घर पर हमला हुआ है और चाहे मेरी जान ले लो, हत्या कर दो मेरी, मगर कान खोलकर सुन लो बीजेपी, प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। उन्होंने दावा किया है कि हमलावर राम मंदिर घोटाले को लेकर आक्रोशित थे और घर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर, और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, ये कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6 महीने से भी कम वक्त बचे हैं। ऐसे में ज्यादातर पार्टियां अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने में लगी है। इस बार का मुकाबला मुख्य तौर पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच देखा जा रहा है, लेकिन तीनों ही दल एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। इसका एक नजारा मंगलवार को लखनऊ में देखने को मिला, जहां बीजेपी से निष्कासित 9 विधायक एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले। बताया जा रहा है कि ये विधायक जल्द
जल्द ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और रुक करते हैं अब देश के बाहर की खबरों की ओर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर पर प्रधानमंत्री इमरान खान के बयानों में बदलाव कोई यू टर्न नहीं है, बल्कि एक नेता को अपना रवैया परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। राष्ट्रपति अलवी ने ये बात डॉन न्यूज टीवी को दिए अपने इंटरव्यू में कही। प्रधानमंत्री इमरान खान से बीते महीने ये कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ तब तक संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि वह कश्मीर की अर्ध स्वायत्तता दोबारा लागू नहीं करता, जो कि उससे छीनना एक विश्वासघात था। इसके बाद इस महीने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वह कश्मीर की पुरानी स्थिति लागू करने के लिए कोई रोड मैप मुहैया कराए। और अब खबरें खेल जगत से। ब्रिटेन में अगले महीने होने वाले विंबलडन में महिला और पुरुष फाइनल्स में 100% यानी 15,000 दर्शकों को सेंटर कोर्ट पर प्रवेश की अनुमति रहेगी। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण यह ग्रैंड स्लैम रद्द हो गया था। खबरें कारोबार जगत की। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप मंगलवार को करीब 1 घंटे तक बंद रही। इसकी वजह पता नहीं लगी है। अपने नेटवर्क में समस्याओं की वजह से HDFC बैंक नियामकीय निगरानी में है। मुंबई मुख्यालय वाले बैंक ने कहा कि मंगलवार को सुबह करीब 1 घंटे तक यह मुद्दा बना रहा। इस मुद्दे को 1 घंटे में सुलझा लिया गया है। बैंक ने अपने ग्राहकों से इस दौरान लेनदेन के लिए नेट बैंकिंग के विकल्प का इस्तेमाल करने को कहा। HDFC बैंक के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रमुख राजीव बनर्जी ने ट्वीट किया, मोबाइल बैंकिंग ऐप पर हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। हम प्राथमिकता के आधार पर इसे देख रहे हैं। आगे की स्थिति की जानकारी जल्द ही दे दी जाएगी। बनर्जी ने ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे इस दौरान अंतरिम व्यवस्था के रूप में लेनदेन के लिए नेट बैंकिंग के विकल्प का इस्तेमाल करें। क्या भारत, चीन और पाक बढ़ा रहे हैं परमाणु जखीरा? चीन, पाकिस्तान और भारत के पास इस साल जनवरी तक क्रमशः 350, 165 और 156 परमाणु आयुध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों देश अपने परमाणु शस्त्रागारों का विस्तार कर रहे हैं। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था के एक अध्ययन में यह जानकारी दी गई है। SIPRI के अनुसार अनुमानित 13,080 वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से भी अधिक हिस्सा रूस और अमेरिका के पास है। SIPRI के अध्ययन में सोमवार को बताया गया है कि पिछले साल जनवरी तक चीन, पाकिस्तान और भारत के पास क्रमशः 320, 160 और 150 परमाणु हथियार थे। दुनिया में 9 देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। अध्ययन में कहा गया है, चीन अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है और भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में 5 मई 2020 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए सैन्य गतिरोध को 1 साल से अधिक समय हो गया है और इस दौरान दोनों पक्षों के जवान हताहत भी हुए थे। भारत और पाकिस्तान ने इस साल 25 फरवरी को अपने सैन्य अभियानों के महानिदेशकों के बीच बातचीत के बाद नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की घोषणा करते हुए एक साझा बयान भी जारी किया था। SIPRI के अध्ययन में उन कच्चे माल के भंडारों के बारे में भी बात की गई है जो अपने परमाणु हथियार बनाने के लिए देशों के पास है। उसने कहा, परमाणु हथियारों के लिए कच्चा माल विखंडनीय सामग्री है, या तो अत्यधिक सर्वाधिक यूरेनियम है या पृथक प्लूटोनियम। भारत और इजराइल ने मुख्य रूप से प्लूटोनियम का उत्पादन किया और पाकिस्तान ने मुख्य रूप से HU का उत्पादन किया है, लेकिन वह अब प्लूटोनियम का उत्पादन करने की अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। अध्ययन में बताया गया है कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों में उपयोग के लिए HEU और प्लूटोनियम दोनों का उत्पादन किया है।